हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, व्हाट आर इट्स बेसिक टाइप्स, और उसमें से अपन ने इन्नेट इम्यूनिटी जो अपने को लाइफ के साथ ही मिलती है उसका डिफरेंट बैरियर्स देखें। नाउ वी विल सी अब द अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि लाइफ के बाद जो इंडिविजुअल अक्वायर्ड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। So the resistance that an individual acquired during life is known as acquired immunity। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये लाइफ टाइम चलते रहता है। ऐसे नहीं कि लाइफ बच्चा पैदा होते ही पहले ही 2 महीने, साल भर, 6 महीने में रहेगा। वो 50 साल 100 साल का भी हो गया तो वो नवे रेजिस्टेंस उसके बॉडी में अक्वायर्ड होते रहते हैं। जैसा जैसा कोई नवा इन पैथोजन उसके बॉडी में आएगा ये उसके साथ लड़कर इम्यूनिटी पाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये अपने लाइफ टाइम चलते रहता है। ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडॉप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको एडॉप्टिव और स्पेसिफिक भी बोलते हैं। एडॉप्टिव इसलिए कि बर्थ लेने के बाद अपन ने उसको अडॉप्ट किया है, और स्पेसिफिक इसलिए कि ये ठराविक होती है कि एक विशिष्ट पैथोजन के साथ लड़कर अपनी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी हासिल करती है। सो इट इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी विच न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस। एंटीजेंस यानी कि जो न्यू पैथोजन अपने बॉडी में आया है, तो वो पैथोजन ने आकर जो भी विष छोड़ा है अपने बॉडी में उसका असर ना हो, या इसलिए उसके विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी इम्यूनिटी एक केमिकल्स बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ वो एंटीजन ने छोड़े हुए विष को न्यूट्रलाइज करती है, जिसके कारण अपने को कोई बीमारी नहीं होती। सो अक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी हैज़ द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स। और एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अभी बेसिक क्वालिटी अपन ने देखा है। सो दीज आर द बेसिक क्वालिटी ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो अपने को बर्थ के बाद मिली। सो द फर्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मीन्स ये ठराविक होती है। इट कैन बी प्रोवाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट अगेन ए पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन, कि ये एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ अपने बॉडी में तैयार होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वालिटी है इसकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, इट कैन रिकॉग्नाइज ए वास्ट वेराइटी ऑफ डाइवर्स पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये बाहर के अपने बॉडी में आए हुए बहुत सारे विविध प्रकार के पैथोजन को भी पहचान सकती है, और वो डिफरेंट पैथोजन ने तैयार किए हुए डिफरेंट विष को भी पहचान सकती है। नेक्स्ट क्वालिटी इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब ये अपने खुद की सेल्स को और बाहर से आए हुए सेल्स को पहचानती है, दोनों में फ़र्क करती है कि सेल्फ अपना कौन सा स्पीशी है और बाहर से आई हुई स्पीशी कौन सी। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इज़ मेमोरी। मेमोरी यानी कि याद रखना। तो इसमें क्या होता है कि अपने इम्यून पावर के अंदर एक और ख़ासियत है कि वो एक बार लड़के कोई पैथोजन के खिलाफ उसके अगेंस्ट में कोई विष का उसका तोड़ उसका एंटीबॉडी बना लेता है, तो वो मॉलिक्यूल वो फार्मूला वो हमेशा याद रखता है, और अगली बार जब कभी वो पैथोजन दोबारा आएगा उसके खिलाफ वही एंटीबॉडी बनाकर वो उसको मार देता है। सो व्हेन द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर्स ए स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब कभी इम्यून सिस्टम एनकाउंटर यानी कि लड़के उसको ख़त्म करना, तो जब कभी अपना इम्यून सिस्टम ए स्पेसिफिक फॉरेन मतलब कोई बाहर से आया हुआ ठराविक पैथोजन को पहली बार लड़के मारता है, इट जनरेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड एलिमिनेट द इन्वेडर। तो जैसे ही पैथोजन अपने बॉडी के अंदर आता है अपनी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स, एंड साथ में वो लड़के वो पैथोजन को इन्वेडर यानी कि जो घुसपैठिया है उसको मार देता है, एलिमिनेट कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट एनकाउंटर। इसको बोलते हैं फर्स्ट एनकाउंटर। सो द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो ये फर्स्ट एनकाउंटर जो पहला लड़ाई हुई है पैथोजन और अपने बॉडी के बीच में, इसको अपना इम्यून सिस्टम याद रखता है। एज ए रिजल्ट ए सेकेंड एनकाउंटर विथ सेम पैथोजन, कि जब कभी दूसरी बार वही पैथोजन आएगा, ब्रिंग्स अबाउट क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब दूसरी बार वही पैथोजन कभी आएगा तो अपनी बॉडी जल्दी से और अच्छे से स्ट्रांगली अपोज करके उसको मार देगी। तो ये हो गए स्पेसिफिक क्वालिटी अक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो द टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप अपन ने देखा है पहले कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेसिक 2 टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव यानी कि खुद लड़के करके अपने को पाना पड़ता है इम्यूनिटी, और पैसिव में बाहर से ट्रांसफ़र की जाती है। तो दोनों में देखेंगे क्या फ़र्क है आगे डिटेल।
सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। उसमें पहला देखेंगे अपन एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस, कि ये अपने एक इंडिविजुअल के अंदर आया हुआ रोग प्रतिकारक शक्ति है जो कि एंटीजन बॉडी में आने के कारण मिला है। कि अगर एंटीजन अपने बॉडी में नहीं आता तो अपनी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है कि कोरोना वायरस बॉडी में आता है तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन के बाद अच्छे हो जाते हैं बोलते हैं, तो वो 14 दिन 12 दिन में अपनी बॉडी उसके खिलाफ लड़ के एंटीबॉडी बना लेती है, तो वो पेशेंट फिर ठीक हो जाता है। तो ये अगर वो कोरोना वायरस बॉडी में आता ही नहीं तो वो पेशेंट को इम्यूनिटी नहीं आती थी। तो वैसे ही जब कभी एंटीजन बॉडी में आता है तो अपनी बॉडी उसके खिलाफ लड़के इम्यूनिटी बना लेती है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी क्लासिफिकेशन आपको पिछली बार बताया मैंने टाइप में कि अगेन एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसके अगेन दो टाइप है, एक है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट वी सी द नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, कि जब कभी बाहर से कोई पैथोजन की लागन होती है तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि नेचुरली वो पैथोजन अपने बॉडी में आया है और अपनी बॉडी ने लड़के उसके खिलाफ इम्यूनिटी हासिल की है। सो इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी, कि पैथोजन अपनी बॉडी में आने के बाद अपने अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हुई है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, ये बहुत लाइफ टाइम चलती है, बहुत दिनों तक चलती है अपने अंदर। पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम अटैक ऑफ द मीजल्स डेवलप नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी टू मीजल्स फॉर द लाइफ टाइम, कि मीजल्स एक बीमारी है, इस बीमारी को जब पहली बार किसी को होती है तो उसकी बॉडी उसके साथ लड़के इम्यूनिटी हासिल कर लेती है और फिर लाइफ टाइम उसको कभी दोबारा मीजल्स नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब उसकी बॉडी उसके खिलाफ लड़के एंटीबॉडी बनाना जान लेती है तो अगली बार फिर कभी भी उसको मीजल्स का पैथोजन अगर उसके बॉडी में जाएगा तो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी में स्टोर है उस मालूमात से वो फिर से एंटीबॉडी बनाता है और मीजल्स को होने नहीं देता। तो एक ही बार मीजल्स बीमारी होगी, दोबारा कभी वो इंडिविजुअल को मीजल्स नहीं होता। दूसरी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल यानी कि बाहर से मानव के हस्तक्षेप का नहीं, तो मतलब इंसान के इंटरफेरेंस से, कि अपन ह्यूमन बीइंग उसमें इंटरफेयर करेंगे, कि अपन पहले कोई इंडिविजुअल के अंदर पैथोजन डालेंगे, फिर उसकी बॉडी उसके खिलाफ लड़के इम्यूनिटी बनाएगी। नेचुरल में क्या था कि खुद नेचुरली वो पैथोजन वो पेशेंट के बॉडी में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर डालेगा वो पैथोजन, तो फिर वो लड़के उसके अंदर ये होगा। जैसे कि अपन टीके में देते हैं, जैसा पोलियो का टीका दिया, मतलब पोलियो के पैथोजन ही अपन बच्चे के बॉडी के अंदर डालते हैं, लेकिन वो मरे हुए रहते हैं, तो उसके खिलाफ लड़के करके फिर वो बच्चे के बॉडी के अंदर पोलियो के खिलाफ वैक्सीन बनाना आ जाता है, एंटीबॉडी बनाना आ जाता है, तो फिर इसके लिए वो बच्चे को कभी भी लाइफ टाइम पोलियो नहीं होता। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाई वैक्सीन्स। इंड्यूस्ड बाई वैक्सीन मतलब वैक्सीन देने से उसके अंदर वो रेजिस्टेंस आया है। सो वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम, कि जब कभी अपन वैक्सीन देते हैं, टीका देते हैं, तो वो टीके के अंदर वही बीमारी के पैथोजन रहते हैं, लेकिन आधे मरे या मरे हुए रहते हैं, तो उसके कारण अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम जो अपनी बॉडी में है वो उनके खिलाफ लड़के पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है और उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन एक्सेट्रा। तो सच इम्यूनिटी में बी टेम्पररी और परमानेंट, तो ये इम्यूनिटी टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ये बाहर से अपने को रेडीमेड एंटीबॉडी मिलती है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी इज अक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड बाय द बॉडी सेल्स, कि जब कभी अपनी तबीयत खराब हुई, अपन बाहर से एंटीबॉडीज लाके खाते हैं, तो वो हो गया क्या बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अब ये पैसिव इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी के लिए आपको बाहर से औषध लेना ज़रूरी होता है, कि वो बाहर की औषध से ही आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। सो दैट इज़ बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी,
तो इसमें अपने बॉडी सेल तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं इम्यूनिटी लेने के लिए, क्योंकि औषध एंटीबॉडी तो ये बाहर से बन के मिल रही है। तो पैसिव इम्यूनिटी कैन बी अक्वायर्ड आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। अगेन पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो फिर पहले अपन देखेंगे नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो बिफोर बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। तो बर्थ के पहले भी बच्चे को माँ के पेट के अंदर ही एंटीबॉडीज़ मिलती है, जो कि माँ के ब्लड के थ्रू बच्चे को दी जाती है। ये होता है बाय क्रॉसिंग द प्लेसेंटा। वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है अपने को आगे, उसके अंदर देखेंगे व्हाट इज़ प्लेसेंटा। तो ये एक पतला बीच में क्या बोलेंगे कंपार्टमेंट होता है, पार्टीशन होता है माँ और बच्चे के बीच में। तो ये प्लेसेंटा क्रॉस करके माँ के बॉडी से एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर आती है। कब? बिफोर बर्थ होने से पहले। After birth, antibodies are transferred from mother to the infant through colostrum, that is first milk of mother, and continue throughout the period of breastfeeding. तो फिर बर्थ के बाद बच्चे को एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से मिलती है, जो कि स्पेशली कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है, और बाद में भी जैसा जैसा वो माँ का दूध लेता है तो दूध के साथ उसको एंटीबॉडीज़ भी मिलते रहते हैं। सो एंटीबॉडीज़ रिसीव्ड बाय द बेबी फ्रॉम मदर रिमेन्स इन द बॉडी फॉर ए शॉर्टर टाइम। ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है जो कि माँ ने बनाया है, तो ये बच्चे के बॉडी के अंदर कुछ समय के लिए रहते हैं और उस समय तक बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, बीमारी नहीं होती है। देयरफॉर नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्टली। तो जब तक वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहेंगे बच्चे को इम्यूनिटी रहेगी, बीमारी नहीं होगी। जैसे वो बाहर निकल जाएंगे तो बच्चे को बीमारी हो सकती है। देयरफॉर इट इज़ शॉर्टली। ये इम्यूनिटी का ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल्स। तो ये एंटीबॉडीज जो बनती है ये पहले से बनाई हुई रहती है बाय यूजिंग द सीरम। सीरम मीन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। सर्कुलेशन चैप्टर में अपन ने देखा है। तो ब्लड का लिक्विड पोर्शन के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो एक ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का लेकर दूसरे में देते हैं। जैसे कि अपन कोरोना में देख रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन बोल के आपने देखा होगा, न्यूज़ में कभी सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेशन होता है कि अच्छे हुए जो मरीज़ है, जो पेशेंट अच्छे हो गए, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो ब्लड में से प्लाज्मा लेते हैं, फिर वो दूसरे पेशेंट के ट्रीटमेंट में काम में आता है। तो ये इसी तरीके से कि उसके सीरम में एंटीबॉडीज़ रहते हैं और वो एंटीबॉडीज़ लेकर अपन दूसरे पेशेंट को देंगे जो कि ज़्यादा सीरियस है और उससे वो पेशेंट ठीक हो जाए। सो फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स आर इंजेक्टेड टू ह्यूमन्स अगेंस्ट रैबिस पैथोजन। तो रैबिस पैथोजन का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रैबिस के लिए जो पैथोजन रैबिस के होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ अपने को इंजेक्शन दिया जाता है, ये इंजेक्शन कहाँ से बनता है? ये इंजेक्शन अपन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्स। के घोड़े को इम्यूनाइज करते हैं, मतलब उसको रैबिस के कीटाणु उसके बॉडी में डालेंगे, फिर उसकी हॉर्स की इम्यूनिटी उससे लड़ेगी और उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी। फिर वो हॉर्स के सीरम में से अपन वो एंटीबॉडीज़ निकालते हैं और उसका इंजेक्शन बना के पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ए शॉर्ट लाइव्ड, मतलब इसका भी ज़्यादा समय तक ये बॉडी में नहीं रहता है। जब इंजेक्शन लेंगे उसका कुछ पीरियड तक फ़र्क रहेगा, बाद में फिर रैबिस उसको अगर इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कि ये इम्यून सिस्टम के सेल कौन से हैं, उनके टाइप्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन से। सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो वो इम्यून सिस्टम के वर्किंग करने में दो टाइप की बेसिक टाइप के सेल्स है, एक है लिम्फोसाइट्स एंड अदर इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अभी लिम्फोसाइट्स, अगेन लिम्फोसाइट्स के बारे में और लिम्फोसाइट्स के प्रकार है, जैसे कि अपन फिर में देखेंगे लिम्फोसाइट्स ये ऐसे WBC के अंदर अपने जो बोन मैरो के अंदर ये तैयार होने वाले सेल्स हैं जो कि अपने बोन मैरो में तैयार होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के सबका मेन घटक जो है वो लिम्फोसाइट्स। सो दे लाइक द अदर ब्लड कार्पस्कल अराइजेस फ्रॉम द स्टेम सेल्स। ये जो ब्लड सेल्स अपने होते हैं जो बनते हैं स्टेम सेल में से, जो कि अपने बोन मैरो में है, वो ये भी एक उसी प्रकार के सेल्स है और जो प्रोसेस से ये तैयार होते हैं दैट इज कॉल्ड एज हीमोसाइटोब्लास्ट।
प्रेजेंट इन लिवर ऑफ द फीटस एंड इन द बोन मैरो इन द एडल्ट। तो सर्कुलेशन चैप्टर में अपन ने देखा है कि ब्लड सेल्स बनने के दो जगह होते हैं कि इन फीटल स्टेज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, whereas in adult stage it is produced in the bone marrow। तो फीटस के अंदर होगा लिवर के अंदर प्रोडक्शन एंड बोन मैरो के अंदर होगा इन केस ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो सम ऑफ देम अंडरगोज डिफरेंशिएशन इन द गट एसोसिएटेड डोर्सल लिम्फोसाइट टिश्यू, दैट इज टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस। ये जगह है जहाँ पर ये डिफरेंशिएटेड मतलब इनका वर्गीकरण होता है, अलग टाइप के बनते हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ऐसे दो टाइप के बनते हैं। सो एंड आर कॉल्ड बुर्सल और बी लिम्फोसाइट्स, अदर आर डिफरेंशिएटेड इन द थाइमस ग्लैंड एंड आर टर्म्ड एज टी लिम्फोसाइट्स। तो दो जगह पे इनका क्या बोलेंगे डेवलपमेंट होता है। एक होता है तो ये बी लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, लिम्फोसाइट दो टाइप के, अगर वो बुर्सल एरिया में अगर डेवलप हो गए तो देन इट इज़ कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। और जो दूसरे जाके डेवलप होंगे थाइमस ग्लैंड ये अपने को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आएगा। जो हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है, ह्यूमन हार्ट के डॉर्सल साइड की तरफ एक ग्लैंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड में जाकर वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। सो दैट्स वाई द टर्म इज़ गिवन टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट एक ही है जो कि अपने बोन मैरो में बने हैं इन एडल्ट स्टेज में, लेकिन ये अलग अलग जगह पर जाकर डेवलप होते हैं। दैट्स वाई द नेम इज गिवन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो द मैच्योर लिम्फोसाइट्स पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड। तो ये दोनों जगह पे से अभी टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट हो, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये ब्लड में फिर आ जाते हैं। सो द मैच्योर लिम्फोसाइट पासेस इनटू द ब्लड बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ अपन ने सर्कुलेशन चैप्टर में देखा कि दीज आर द टू बॉडी फ्लूइड, इसके अंदर ये लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं एंड सर्कुलेट इन द बॉडी, और ये अपने बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। और सर्कुलेशन के टाइम पे जहाँ कहीं भी उनको पैथोजन दिखता है ये उसके ऊपर एक्ट करते हैं। सो मेनी ऑफ देम स्टे इन द लिम्फ नोड्स। तो उसमें के कुछ लिम्फ नोड में ही रह जाते हैं, जहाँ पर पैथोजन आएगा तो वो उनको मारेंगे और फिर उससे अपने को इम्यूनिटी मिलेगी। So B lymphocytes and T lymphocytes form humoral और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको बोलते हैं AMIS। तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मिलके बनता है ह्यूमेरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के कारण जो अपने को रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है उसको बोला जाएगा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, शॉर्ट में बोलेंगे AMIS। और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम दूसरा एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CMIS रिस्पेक्टिवली, समझे। तो जो दो है, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स, तो दोनों के लिए अलग अलग नाम है। एक को बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम दैट इज AMIS, और दूसरे को टी लिम्फोसाइट्स वाले को बोलेंगे CMIS। बी लिम्फोसाइट्स को बोलेंगे AMIS और टी लिम्फोसाइट्स को CMIS। So both the immune system need antigens to come into action। तो ये दोनों भी सिस्टम को काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि एंटीजन, कि एंटीजन मतलब बाहर से आए वाला पैथोजन। जब कभी बाहर से आए वाला पैथोजन आएगा तो ये एक्टिव होंगे, नहीं तो ये दोनों भी सिस्टम एक्टिव नहीं होते, ठीक है। सो एंटीजन टू कम इनटू एक्शन बट दे रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे, लेकिन दोनों भी सिस्टम का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी अपन एक एक से दोनों का देखेंगे। तो द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टू एंटीजन, कि पहले टी लिम्फोसाइट कैसे एक्टिव करते हैं, कैसा एक्शन करते हैं अगर पैथोजन आया तो ये देखेंगे पहले, फिर उसके बाद अपन बी लिम्फोसाइट का देखेंगे। तो पहले टी लिम्फोसाइट का। तो टी लिम्फोसाइट में ये होता है कि ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एन एंटीजन ए टी लिम्फोसाइट फॉर्म क्लोन्स ऑफ टी सेल्स विच आर सिमिलर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जैसे ही टी लिम्फोसाइट एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, वो टी लिम्फोसाइट अपना एक क्लोन बनाते हैं, मतलब अपनी एक कॉपी बनाते हैं दूसरी, जो कि दिखने में टी लिम्फोसाइट के जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग रहता है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सो द क्लोन हैज़ 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और ये क्लोन जो टी लिम्फोसाइट ने बनाए हैं उसके जैसे ये 4 टाइप के रहते हैं। इसमें का पहला है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करेगा, दैट इज sensitized helper T cells produce lymphokinase
फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक प्रोलिफरेशन ऑफ द अदर टी सेल्स, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा। तो ये हेल्पर टी सेल्स जो होंगे, मतलब टी लिम्फोसाइट के जो कॉपीज़ इन्होंने बनाया है उसमें से एक टाइप के कॉपी का नाम है हेल्पर टी सेल्स। तो ये क्या करेंगे, ये हेल्पर टी सेल्स ये लिम्फोकाइनेस नाम का एक प्रोडक्ट बनाएंगे फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि मतलब इनके अलग अलग कार्य कंप्लीट करने के लिए ये एक प्रकार का केमिकल बनाएंगे जिसका नाम होगा लिम्फोकाइनेस। और ये क्या काम करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, मतलब दूसरे टी सेल्स को बढ़ाएगा। दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स के साथ ही साथ ये बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिव करेगा। और मैक्रोफेजेस यानी कि सेल ने सेल को खाना, जैसे कि अपन ने WBC के टाइप में देखा था सर्कुलेशन में मोनोसाइट्स क्या बोलते हैं उसको अपन ने बी मोनो अपने दैट इज़ मैक्रोफेजेस, क्योंकि वो क्या करते थे, उस सेल्स को खा लेते हैं। तो ऐसे उसका काम रहेंगे हेल्पर टी सेल्स के, और ये काम करने के लिए उन्होंने केमिकल बनाया है जिसका नाम है लिम्फोकाइनेस। ठीक है, अभी दूसरे टाइप के उन जो टी लिम्फोसाइट जो दूसरा रूप लेगा वो होगा किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये क्या करेंगे, दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। तो ये किलर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स ये डायरेक्ट बैक्टीरिया या पैथोजन दिखा कि या फिर कैंसर सेल दिखा कि उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको मार देंगे। तो किलर टी सेल बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल्स एंड सीक्रेट परफोरिन। इसके केमिकल्स याद रखो, हेल्पर टी सेल्स ने क्या सीक्रेट किया, लिम्फोकाइनेस, और ये किलर टी सेल्स क्या सीक्रेट करेगा, परफोरिन्स। तो ये जैसे ही इन्फेक्टेड सेल को मिलेगा उसके ऊपर अटैक करेगा, साथ में एक केमिकल सीक्रेट करेगा जिसका नाम है परफोरिन्स। अभी देन परफोरिन फॉर्म ए होल इन इन्फेक्टेड सेल। तो जैसे ही ये परफोरिन, नाम ही बता रहा है कि परफोरिन यानी कि छिद्र करने वाला, तो ये केमिकल जैसे ही वो इन्फेक्टेड वो जो पैथोजन या दूसरे इन्फेक्टेड सेल पे गिरेगा, उस केमिकल के कारण उस सेल्स में छिद्र पड़ जाएगा, सुराख हो जाएगा। So then perforins form a hole in the infected cells. It also release substances that kills the cell, hence the name cytotoxic T cells. और फिर छिद्र होने के बाद वो और दूसरे ऐसे केमिकल छोड़ेगा जिसके कारण वो सेल नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, इसीलिए उसको नाम दिया गया साइटोटॉक्सिक, यानी कि सेल को घातक पहुंचाने वाला, सेल को नुकसान पहुंचाने वाला। साइटो यानी कि सेल, टॉक्सिक यानी कि घातक, तो सेल को घातक वाला। तीसरा रूप होगा उसका सप्रेसर टी सेल्स। टी सेल्स जो एंटीजन के कांटेक्ट में आते ही अपने जो अलग अलग रूप के सेल्स बनाएंगे, उसमें का तीसरा टाइप है सप्रेसर टी सेल्स। सो दीज सेल्स सप्रेस एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल्स। तो ये सप्रेस टी सेल क्या करेंगे कि जो इम्यून सिस्टम का अटैक है वो अपने खुद के बॉडी के सेल्स पे इसका असर नहीं होने देगा, कि जो इम्यून सिस्टम का असर पैथोजन के खिलाफ लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई का असर अपने खुद के बॉडी के सेल्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं होने देगा। ठीक है, और लास्ट टाइप वाले सेल्स है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे, दीज आर प्रीवियसली sensitized cells which retain the sensitization memory for long time in the future। तो ये मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगे, मेमोरी याद रखने का, ये याद रखने का काम करेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्स। सो इन दिस वे दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स इस तरीके से 4 टाइप के अपने सेल्स बनाकर काम करता है, इम्यून सिस्टम देता है बॉडी को। अभी नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, कि बी लिम्फोसाइट कैसे काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट के काम करने का तरीका देखेंगे अपन। अभी बी लिम्फोसाइट का है मेन कि बी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज्ड डायरेक्टली बाय बोथ एंटीजन एज वेल एज बाय हेल्पर टी सेल्स। मतलब ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिव होने के लिए दोनों की गरज है, किसकी, अपने एंटीजन की भी गरज है और साथ में टी सेल्स की, हेल्पर टी सेल्स की। समझ में आ रहा है, हेल्पर टी सेल्स ने जो सीक्रेट किया था केमिकल दैट इज लिम्फोकाइनेस, ये भी इनको मदद आएगा और एंटीजन खुद इनको एक्टिव करेगा, ये खास बात है। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स खाली एंटीजन से ही एक्टिव हो जाती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट को एंटीजन भी चाहिए और टी लिम्फोसाइट का भी मदद चाहिए। ठीक है,
So B lymphocytes are sensitized directly by both antigen as well as T lymphocytes. Activated B lymphocytes, मतलब एक बार B lymphocyte एक्टिव हो गया तो activated B lymphocytes multiplies very fast to produce clones of plasma cells and memory B cells. तो फिर एक बार जो बी लिम्फोसाइट सेल एक्टिव हो गया तो इन्हों क्या करता है कि जल्दी वेरी फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन करता है और इन्हों बहुत सारे अपने क्लोन सेल्स बनाता है, मतलब अपने जैसे कॉपीज़ बनाता है और ये होते हैं प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल्स. सो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स. अब ये प्लाज्मा सेल्स जो बनाए हैं वो प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, एक खास तरह का केमिकल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड एज एंटीबॉडीज विच आर सर्कुलेटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड दैट इज ह्यूमस लाइक ब्लड एंड लिम्फ. तो अंडरलाइन दिस सेंटेंस के एंटीबॉडीज़ किसने बनाया है, प्लाज्मा सेल्स ने बनाया है, कि जो अपने को इम्यून सिस्टम के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए जो असल जो केमिकल तैयार होता है अपने बॉडी में पैथोजन के खिलाफ, जिसको अपन एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, विच आर नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन. सो ऑल एंटीबॉडीज़ क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है और ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन बना रहा है, प्लाज्मा सेल्स बना रहे हैं. तो ये श्रृंखला याद रखो कि पहले एंटीजन आएगा, एंटीजन से टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होंगे, टी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर हेल्पर टी सेल्स बनाएंगे, फिर वो एंटीजन और हेल्पर टी सेल्स ये दोनों मिलके बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेंगे, फिर बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे. समझा लिंक पूरा, ठीक है. सो कॉल्ड एंटीबॉडीज़ विच इज़ सर्कुलेटेड, मतलब ये ब्लड में डाल दिए जाएंगे बाद में एंटीबॉडीज़ और पूरे बॉडी में घुमाया जाएगा, तो जहाँ कहीं ये पैथोजन रहेगा अपने बॉडी में उसको मार दिया जाएगा. सो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में बाइंड टू ए सेल मेम्ब्रेन और दे रिमेन फ्री. मतलब ये जो एंटीबॉडी बनी है ये पैथोजन के बॉडी को बाइंड भी हो सकती है, मतलब चिटक भी जाएगी या फिर अलग भी रहकर उसको असर दिखा सकती है. ठीक है, तो ये अभी एंटीबॉडीज़, द फ्री एंटीबॉडीज़ हैव 3 मेन फंक्शन, कि जो एंटीबॉडी फ्री बॉडी में घूम रहे हैं अपने, उनके 3 काम हैं, कि 3 तरीके से काम करते हैं. कि पहला क्या करेंगे, ये अग्लूटिनेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस. मतलब इन्हों क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस बॉडी के अंदर है, इन सबको एक गट्टे में बांध देंगे, ग्लूटिनाइज कर देंगे. सो द इमोबिलाइज्ड मास इज देन एंगल्फ्ड बाय फैगोसाइट्स. तो फिर ये जो केमिकल ऊपर डाल के उनको इमोबिलाइज मतलब इनएक्टिव किया है पैथोजन को और वायरस को, ये फिर क्या होगा, ये कोई दूसरा मैक्रोफेजेस सेल लाकर उनको निगल लेगा, खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा, जैसा मोनोसाइट होते हैं WBC के प्रकार. ठीक है, दूसरा फंक्शन होगा उनका अपोनिजेशन और कोटिंग. तो अपोनिजेशन और कोटिंग में क्या होगा कि ये बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन आएगा उसके ऊपर एक कोटिंग तैयार कर देंगे. सो अपोनिजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस. तो फिर ये ऊपर कवर बनने से वो पैथोजन इनएक्टिव हो जाएगा और वहीं पड़ा रहेगा, और दूसरा फिर मैक्रोफेजेस वाले सेल्स जैसे कि मोनोसाइट्स है अपने बॉडी के अंदर आकर वो उसको खा लेंगे. और तीसरा फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन मतलब बराबर करना, असर कैंसिल करना, मतलब जो पैथोजन आके अपने बॉडी में विष छोड़ेगा, टॉक्सिन्स छोड़ेगा, उसका असर को नलीफाई करना, कैंसिल करना. सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज टिटेनस टॉक्सिन. तो जो टिटेनस का बैक्टीरिया का बॉडी में, अगर टिटेनस का बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है तो जो वो केमिकल छोड़ेगा उसका असर नष्ट करने के लिए अपने को ये न्यूट्रलाइजेशन का यह असर होगा. सो ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन. तो हर एंटीजन के लिए, मतलब हर पैथोजन के लिए एक अलग एंटीबॉडी अपने बॉडी में बनाया जाएगा. सो देयर इज ए स्पेसिफिसिटी फॉर एवरी एंटीजन फॉर एवरी एंटीबॉडीज़, कि हर एंटीबॉडी एक विशिष्ट पैथोजन के लिए बनाया जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, लिम्फोसाइट्स के सेल जो है 2 टाइप के बेसिक सेल अपन ने देखा था, एक लिम्फोसाइट और दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो लिम्फोसाइट्स हो गए, अभी दूसरा अपन देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एनगल्फ इन्वेडिंग पैथोजेंस एंड प्रोसेस द एंटीजन. तो इन्हों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, सीधा सीधा पैथोजन दिखा कि उसको सीधा निगल लेते हैं, खा लेते हैं और फिर प्रोसेस करके उसको मार देते हैं. सो देन द प्रोसेस एंटीजन आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सरफेस. और फिर वो जो
एंटीजन को उन्होंने निकला उसको प्रोसेस करके वो खुद उनके अपने खुद बॉडी के ऊपर उनका रह जाता है इंसान, मतलब द प्रोसेस एंटीजेंस आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सरफेस, उनके सरफेस के ऊपर रहता है। सो दीज सेल्स आर एबल टू डिलीवर ए स्टिमुलेटरी सिग्नल, तो मतलब इन्हों क्या करते हैं कि एक स्टिमुलेटरी सिग्नल करते हैं दैट इज़ नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये हेल्पर टी सेल को मदद करते हैं, मतलब एक संदेश भेजते हैं कि एक्टिव हो जाने का। फिर हेल्पर टी सेल क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगा, फिर बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप पूरी श्रृंखला होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया डिटेल्ड टाइप्स एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन। अब इससे पहले आप लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ ये सेल्स का देख लो चार्ट और इसको लिख के ले लो, ठीक है। ये है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। तो ये टीकाकरण में वैक्सीनेशन टीकाकरण में होता है, इसका पहले डेफिनेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देना, ड्रग जैसा इंजेक्शन देते हैं अपन तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन दैट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन के एक आधा पैथोजन जो कि इनएक्टिव किया हुआ है, हाफ मर्डर किया हुआ है या पैरालाइज किया हुआ है, ऐसे पैथोजन को, या फिर एंटीजेनिक प्रोटेक्शन मतलब उसका जो उसने जो भी विष बनाया है वो समझो, ऑफ ए पर्टिकुलर पैथोजन मतलब एक खास पैथोजन का, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। मतलब पोलियो के खिलाफ अपन टीका देते हैं तो उसमें पोलियो के ही हाफ किल्ड या पैरालाइज किए हुए पैथोजन अपन बच्चे के बॉडी में डालते हैं ताकि उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ लड़कर एंटीबॉडी बनाना सीख ले। फिर अगली बार अगर अच्छे वाले एक्टिव वाले भी अगर पोलियो के पैथोजन आए तो उसकी बॉडी उनके खिलाफ वो वाला एंटीबॉडी बनाएगी और उनको मार देगी और बच्चे को पोलियो नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वैक्सीन। सो द बॉडीज इम्यून सिस्टम हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन दैट कॉजेस इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम अपने को किसके लिए मदद करती है कि जो पैथोजन अपने बॉडी में आते हैं उनको मारने के लिए और अपने को इन्फेक्शन से रोकने के लिए। इट्स एन इफेक्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम। इट आइदर कीप माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट और ट्रैक देम डाउन एंड गेट रीड ऑफ देम। मतलब कई बार ये इम्यून सिस्टम जो है ये एक्टिव सिस्टम है और ये कई बार क्या करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आए हैं उनको ढूंढती है और उनको अपने बॉडी से निकाल देती है। हाउएवर सम पैथोजेंस कैन ओवरवेल्म द इम्यून सिस्टम, कि अगर ये पैथोजन जो बाहर से आया है अगर ये खुद एक्टिव है तो ये इम्यून सिस्टम के ऊपर ही अपना असर डाल देता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। समझ में आ रहा है कि इन जनरल अगर कोई पैथोजन आया है वो अगर नॉर्मल है तो उसको अपनी इम्यून सिस्टम पहचानती है और उसको मार देती है और अपने को डिसीज़ नहीं होने देती है। लेकिन कभी कभी कोई पैथोजन इतना एक्टिव रहता है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को ही हरा देता है, ओवरवेल्म मतलब इम्यून सिस्टम को ही हरा देना। सो व्हेन दिस हैपन इट कैन कॉज, और ये जब ऐसा होता है तो इट कैन कॉज सीरियस इलनेस। तो जब कभी कोई पैथोजन अपने इम्यून सिस्टम को हरा देता है तो अपने को डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। So the pathogen most likely to cause problem are the ones the body doesn't recognize। तो ये खास बात है कि जो पैथोजन को अपनी बॉडी नहीं पहचान सकेगी ऐसा पैथोजन अपने बॉडी में अपने को डिसीज़ कर देगा, बॉडी में घुस के अपने को डिसीज़ कर देगा, क्योंकि अपनी बॉडी उनको पहचानी ही नहीं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगा और वो डिसीज़ करने में सक्षम हो जाएगा। सो वैक्सीनेशन इज़ ए वे टू टीच द इम्यून सिस्टम as to how to recognize and eliminate pathogenic organism। तो ये वैक्सीनेशन एक तरीका है कि अपने इम्यून सिस्टम को अपन बताए कि अगर कोई पैथोजन एक्टिव है तो उसके साथ कैसे लड़ना है और कैसे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको ख़त्म करना है। सो दैट वे बॉडी इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड इफ़ यू आर एवर एक्सपोज्ड। तो अगर अपन कभी अपनी बॉडी पैथोजन के खिलाफ लड़के जीत हासिल की भी रहेगी तो वो आगे कभी भी आगे वो पैथोजन से लड़ने के लिए सक्षम रहेगी। सो वैक्सीनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन दैट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक। तो वैक्सीनेशन ये क्या है, ये प्रिवेंशन है कि बचाव कार्य। पहले अगर टीका लगा दिया गया तो बाद में बीमारी नहीं होगी,
तो वैसे ही इसके अंदर कोई भी बीमारी को जिसके पैथोजन एक्टिव रहते हैं उसके खिलाफ टीका दिया जाता है। रिमेंबर, याद रखो, कोई बीमारी का अगर पैथोजन एक्टिव है वो बॉडी के अंदर जाते के साथ अगर टीका जो बॉडी के अंदर जाते के साथ इम्यून सिस्टम को हरा के डिसीज़ कर देता है, ऐसे ही बीमारी के खिलाफ टीका दिया जाता है। लेकिन जो साधारण पैथोजन होते हैं जो कि बॉडी के अंदर आते ही अपनी बॉडी उनको हरा देती है, इम्यून सिस्टम उसको मार देता है, तो ऐसे बीमारी के खिलाफ अपन टीका नहीं बनाएंगे। टीका किसके खिलाफ बनाएंगे? वैक्सीनेशन किसके लिए होगा? जो बॉडी के अंदर आते ही इम्यून सिस्टम को हरा देंगे और डिसीज़ कर देंगे, ऐसे एक्टिव पैथोजन के खिलाफ टीका बनता है। ठीक है। सो vaccination has allowed us to control disease like measles, polio, tetanus and whooping cough that once threatened many lives। तो ये वैक्सीन के कारण ही, टीकेकरण के कारण ही अपन बहुत सारे बीमारियों से बच सके। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है मिजल्स का, पोलियो का, टिटेनस का, वूपिंग कफ का, जो कि एक ज़माने में बहुत खतरनाक थी। जैसे आज कोरोना का टेंशन है कि लस अभी आई नहीं है, लस आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं अपन, वैसे ही ये बीमारियां पहले ज़माने में बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन इनके खिलाफ टीका बनाकर अपन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिए और अपने को ये बीमारियां अब नहीं सताती है। तो वैसे ही ये एग्जाम्पल है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल गेट वैक्सीनेटेड। तो इसके लिए ये खास बात है कि टीका बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो टीका लगना चाहिए ताकि वो बीमारी ख़त्म हो जाए अपने एरिया से। तो वैक्सीनेशंस डोंट जस्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल व्हेन इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड, सो इट आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। तो जब अगर वो वैक्सीन एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल को नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को लगेगा तो वो खाली वो एक इंडिविजुअल को ही नहीं बचाएगी, पूरी सोसाइटी को बचाएगी। सो दिस इज़ द वैक्सीनेशन। तो ये है वैक्सीनेशन जो कि इम्यून सिस्टम के मदद से पूरा होता है, यानी कि टीकाकरण। ठीक है। सो यूजेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन के क्या यूज़ है। तो वैक्सीनेशन आर सेफ, मतलब वैक्सीन लेना, लस लेना ये सेफ होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। तो वैक्सीन्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफ, दे आर रिगरसली टेस्टेड एंड गो थ्रू मेनी राउंड्स ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च बिफोर दे आर यूज्ड फॉर द जनरल पब्लिक। तो यही जो अपन आज कोरोना की इतनी परेशानी हो रही है, लॉकडाउन कर रहे हैं सब, लेकिन लस अभी आ रही है वो अभी तक आई नहीं है, कि इसका कारण यही है कि वैक्सीन बनने के लिए ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको कई बार टेस्ट किया जाता है कई लोगों के ऊपर, फिर उसके बाद इसका एग्जामिनेशन करके बाद में ये रिसर्च में पास होने के बाद जनरल पब्लिक को दी जाती है। सो एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एविडेंस शोज दैट वैक्सीन्स आर सेफ एंड साइड इफेक्ट आर रेयर एंड टिपिकली माइल्ड। तो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि वैक्सीन जो होते हैं ये सेफ़ होते हैं और इसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और अगर कोई थोड़ा बहुत रहा भी, जैसे कभी कभार अपन पोलियो का टीका घर में बच्चे को लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा उसको बुखार आता है, बाद में कम हो जाता है, तो ऐसे ये इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं रहते हैं, अगर कभी हुआ भी तो वो माइल्ड रहते हैं, यानी कि बहुत हल्के रहते हैं साइड इफ़ेक्ट और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना टोटल इम्यून सिस्टम और उसके टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम के कौन कौन से सेल्स हैं और उनके क्या क्या टाइप्स है। तो ये है पहले लिम्फोसाइट्स और दूसरे है ये क्या बोलेंगे इसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो इनका टोटल क्लासिफिकेशन है ये, इसको आप अच्छे से देख लो नोट पे, इसमें नोट्स बना लो ऐसे, और इसको नोट्स बनाकर अच्छे से बाकी के पॉइंट्स निकाल कर फिर मुझे व्हाट्सएप अपने मैसेज करो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाओ और फिर बाद में अपने कुछ अगर डाउट है तो मुझसे पूछो। ठीक है। तो दिस इज़ द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के क्या क्या टाइप्स है और इम्यून सिस्टम के क्या सेल्स है, कि इम्यून सिस्टम किससे बनी है, ये सारा कुछ अपन ने इम्यून सिस्टम का इन डिटेल देखा है। सो हियर वी हैव कंप्लीट द इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो मुझे बाद में फ़ोन करके पूछो या फिर आपको चैट करके पूछो मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट आएगा। सारा कुछ अपन इन डिटेल इसमें दिया है, ये नोट्स भी आप निकाल लो अपने, तो इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो यू कैन आस्क फ्रीली टू मी। ठीक है।